हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर हमारा है 6 न्यायपालिका। और इस टर्म 2 की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो भी बनते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट कवर कर दिए जाएंगे। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नेम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। देखिए सिलेबस एक बार देख लीजिए। आपका जो टर्म 2 का सिलेबस है, इसमें आपकी जो पहली बुक है इसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं और जो दूसरी बुक है इसमें से 3 चैप्टर आ रहे हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका हमने पहले से कर दिया है। न्यायपालिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करा दूंगा, तो ये आपकी पहली बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे सेकंड बुक के, और चैप्टर की जो डिटेल वीडियो है वो पहले से बनाई हुई है, विस्तार से आपको पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। इस वीडियो में तो हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चैप्टर की वीडियो को जरूर देख लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है कि न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है, न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आपने पहले ही मैं चैप्टर में बता चुका हूँ कि शासन के सत्ता के प्रमुख 3 अंग होते हैं, ठीक है, जिसमें से कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उसको लागू करवाती है। और न्यायपालिका जो विवाद होते हैं उसको सुलझाती है और न्याय देने का काम करती है। तो न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका शासन का तीसरा प्रमुख अंग है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप बिल्कुल दिमाग में बिठाते हुए चलो। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। न्यायपालिका जो होती है एक स्वतंत्र संस्था होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका को क्यों रखा गया है, इसलिए ताकि न्यायपालिका किसी के दबाव में कोई गलत फैसला ना सुनाए, इसलिए इसको स्वतंत्र संस्था बनाया गया है। न्यायपालिका जो है वो व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, क्योंकि लोगों को न्यायपालिका पे भरोसा होता है। मान लो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें ये उम्मीद होती है कि न्यायपालिका से उन्हें इंसाफ मिलेगा, इसलिए वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाते हैं। नेक्स्ट है कि न्यायपालिका कानून के अनुसार विवादों का निपटारा करती है। कोई विवाद है तो उसको सुलझाने का काम न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी की तानाशाही ना चले, ठीक है। कोई भी अगर सत्ता में है, सत्ता दल, तो वो कभी भी संविधान के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर वो संविधान के खिलाफ जाएगा या कुछ तानाशाही वाले रवैये को अपनाएगा तो न्यायपालिका जो है उसको रोकेगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों होती है। अब आप इतना अगर पहले क्वेश्चन को समझ चुके हो तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है। इसके पीछे 2-3 पॉइंट तगड़े हैं जो आपको समझने हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत इसलिए होती है ताकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए। मान लो अगर विधायिका या कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में बाधा पहुंचाएंगे तो न्यायपालिका कैसे अपने सही फैसले सुना पाएगी, नहीं सुना पाएगी ना। इसीलिए न्यायपालिका को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है ताकि कोई भी उस पर किसी भी तरह का गलत दबाव ना बनाए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के फैसलों पर हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। किसी भी प्रकार का अगर न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है तो दूसरे अंग जो है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने की जरूरत थी। अगला है, मान लो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं, अगर उन पे दबाव बनाया जाएगा या उनको डराया जाएगा तो वो कैसे सही फैसला सुना पाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए क्या है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की जरूरत इसलिए है कि ताकि जज जो होते हैं वो बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के अपने फैसले जो हैं वो सुना सकें, जो भी कानून के अनुसार उनको सही लगता है, ठीक है, सबूतों के आधार पर वो फैसला सुना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें से ना, देखिए मैं आपको आज शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहा हूं क्योंकि इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, उसके क्षेत्राधिकार से क्या समझते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या होता है, किन किन मामलों में वो फैसला सुना सकती है। अब देखो यहाँ पे ये 5 प्रमुख मामले हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, दूसरा है रिट, तीसरा है अपीलीय, चौथा है सलाहकारी और 5वां है विशेष अधिकार। अब क्या होता है कि आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट पूछ लेंगे। अब आपसे ये पूछ लेंगे, बताइए सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो रिट संबंधी अधिकार के बारे में बताइए, या सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए, या विशेष अधिकार क्षेत्राधिकार के बारे में बताइए। इस तरीके से आपसे एक एक सिंगल टॉपिक पे सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने ये पूरा क्वेश्चन समझ लिया तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होती है, हमारी सर्वोच्च न्यायालय जो होती है, उसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, तो उसके क्षेत्राधिकार में ही ये चीजें आती हैं। जैसे कि इसका एक
मेन अधिकार आप समझ लो कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। यानी मान लो केंद्र के बीच में या राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद हो जाए किसी मुद्दे को लेकर, तो मामला कहाँ पे जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उस मुद्दे को समझेगा, देखेगा और उसके बाद उस पर फैसला सुनाएगा और उस विवाद को निपटारा करेगा। तो ये इसका एक मूल अधिकार आप समझ लो, मौलिक अधिकार समझ लो। ये वो वाला फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो हम पढ़ते हैं, वो अलग है और ये अलग है। ठीक है, इसके बाद है रिट। ये जो सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी कर सकता है। मान लो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो हमें संविधान द्वारा मिले होते हैं, जैसे आप स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और ऐसे हमारे जो ये मौलिक अधिकार हैं ये आपने पढ़े होंगे। तो अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार का मान लो कोई हनन करता है, हमारे मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जा सकते हैं न्यायालय में। तो इसके लिए क्या करता है, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो रिट जारी करता है। 5 प्रकार के रिट होते हैं और चैप्टर की वीडियो आप देखो, उसमें मैंने आपको 5 रिट बिल्कुल डिटेल में बताए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आप चैप्टर जरूर देखो। तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, 5 प्रकार के। इसके बाद ये आपका हो गया पहला। और दूसरा, मान लो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें, बताए सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, दीवानी और फौजदारी, ठीक है, दीवानी, फौजदारी व संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना। अब दीवानी और फौजदारी क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दीवानी मामले जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे मान लो ये जो दीवानी या जिसको सिविल मुकदमे भी कहा जाता है, ये होते हैं संपत्ति से संबंधित। यानी मान लो संपत्ति को लेकर कोई विवाद हो जाए या किसी व्यक्ति के हनन, अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो और उससे मुकर जाए या कोई पारिवारिक विवाद हो, तो इस तरीके के जो विवाद होते हैं, मुकदमे होते हैं, वो दीवानी कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फौजदारी मामलों की, तो फौजदारी में क्या आ जाते हैं, जैसे मान लो कोई क्राइम किया गया हो, ठीक है, जो अपराध होते हैं ना, ये आते हैं फौजदारी में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई हत्या हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कोई डकैती हो जाए, कुछ छीन लिया जाए, बलात्कार वगैरह हो जाए, तो ऐसे जो क्रिमिनल जो मामले होते हैं वो फौजदारी में आते हैं। और संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद हो तो वो दीवानी में आते हैं। तो दीवानी और फौजदारी जो मामले होते हैं या संवैधानिक सवालों से जुड़े जो अधीनस्थ न्यायालय यानी जो निचले न्यायालय होते हैं, उसके मुकदमों पे अगर मान लो कोई अपील करता है तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में आता है, वो सुन सकता है। मान लो कोई व्यक्ति गया अधीनस्थ न्यायालय में गया, उसने वहाँ पे केस लड़ रहा है, लेकिन उसको लगता है कि भाई नहीं सुनवाई हो रही है उसकी, तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि वो उसकी अपील को सुने। ठीक है, तो ये है सलाहकारी वाला, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है ये सलाह देने का भी काम करता है। अब सलाह किसे देगा, तो देखिए जनहित के मामलों में यानी जनता के हित के मामलों में तथा कानून के मसलों में राष्ट्रपति को सलाह देता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कानूनी मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो ये हो जाएगा इसका सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसके बाद है आपका 5वां विशेष अधिकार। तो देखिए, किसी भारतीय अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल जो लाइव पिटीशन होती है उसके तहत अपील में सुनवाई। मान लो कोई जो सर्वोच्च न्यायालय वो सबसे ऊपर है, उसके नीचे फिर अन्य अदालतें होती है। मान लो नीचे की किसी अदालत ने, ठीक है, कोई फैसला सुनाया है या कोई विवाद वहाँ पे नहीं सुलझा, मान लो वहाँ से अपील जाती है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय वो उसको सुन सकता है। ठीक है, उस पर विचार कर सकता है, उस पर सुनवाई कर सकता है। ये भी इसका क्षेत्राधिकार में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए, भारत में अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो ये पिरामिड वाले स्ट्रक्चर के तहत होता है। जैसे सबसे ऊपर क्या होगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है उच्च न्यायालय, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उच्च न्यायालय को हम हाई कोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो जिला न्यायालय होता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, और सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, सबसे नीचे जो होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, जो दीवानी फौजदारी के जो नॉर्मल जो मुकदमे होते हैं वो इसी अदालत में जाते हैं, अधीनस्थ में। ठीक है, फिर इसके बाद जिला अदालत, इसके बाद उच्च न्यायालय, इसके बाद हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ये पूरा एक सिस्टम होता है, इसको पिरामिड सिस्टम भी कहा जाता है। तो मान लो आपसे पेपर में इस तरीके से ना पूछे कि न्यायपालिका की संरचना बताइए, मान लो ऐसे पूछ ले कि न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना बताइए, तो भी आंसर यही रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। देखो, ये पिरामिड वाला शेप बना दिया,
यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ऊपर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद क्या है, उच्च न्यायालय, फिर क्या है, जिला न्यायालय, और सबसे नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। इस तरीके से मतलब ये हमारी न्यायालय होते हैं, हमारे कोर्ट होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है, और इसका फैसला अंतिम फैसला होता है। इसके अगर इसने कोई फैसला सुना दिया तो इसके फैसले के खिलाफ फिर किसी और दूसरी जगह आप अपील नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अंतिम फैसला है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पे भी बहुत अच्छा बता रखा है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सर्वोच्च न्यायालय वगैरह, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से दो दो तीन तीन पॉइंट आप समझ लो। इसको मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है पेपर में आपसे स्ट्रक्चर ना पूछ के सीधा सीधा ये बोले, बताइए अधीनस्थ न्यायालय के से संबंधित 2 पॉइंट बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो जिला अदालत से संबंधित कोई 2 पॉइंट पूछ ले, या उच्च न्यायालय से पूछ ले, तो आपको सारा पता होना चाहिए। देखिए फौजदारी के मामले जो होते हैं वो अपराध से रिलेटेड होते हैं, मैं आपको क्राइम वाले बता चुका हूँ, लूट, हत्या, बलात्कार, इस तरीके की चीजें। फौजदारी में ज्यादातर संपत्ति के विवाद आते हैं, और भी अन्य कई तरह के विवाद हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, इन सब चीजों को लेकर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधीनस्थ न्यायालय से, यानी जो सबसे निचली अदालत होती है। तो इसमें फौजदारी और दीवानी के जो मुकदमे होते हैं इस पे ये विचार करती है। अगर हम जिला अदालत में जाएं तो कैसे मुद्दों पे विचार होता है, तो देखिए जिले में दायर मुकदमा, जो भी जिले में दायर मुकदमे होते हैं उस पर सुनवाई करती है जिला की अदालत। निचली अदालतों पर, जो निचली अदालत के जो फैसले होते हैं, ठीक है, उस पर अगर कोई अपील की गई तो उस पर भी मतलब ये सुनवाई कर सकते हैं। गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उस पर भी ये फैसले देते हैं, तो ये जिला अदालत का काम हो गया। इसके बाद आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील, यानी ये जो निचली अदालतें थे इस पे कोई मुद्दा है, उससे कोई अपील की गई है, तो इस पे सुनवाई हमारा हाई कोर्ट कर सकता है। मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकार के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है, ठीक है, राज्य के क्षेत्राधिकार में जो भी मुकदमे आते हैं उसका निपटारा हमारा हाई कोर्ट करता है। और अपने अधीनस्थ जो इनके नीचे अदालत आते हैं उसका पर्यवेक्षण करता है, उस पर नियंत्रण बना के रखता है, तो ये हो जाएगा हाई कोर्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी जो हमारी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है केवल एक ही है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय बोला जाता है इसको। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होंगे, कोई अदालत इसके फैसले को डिनाई नहीं कर सकती है। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, ये चाहे तो जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भी मंगवा सकते हैं अगर चाहे तो। ये किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी इनका अधिकार होता है। तो देखिए सभी जो न्यायालय हैं इनके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं और अपने अपने इनके फैसले हो सकते हैं। कुछ कुछ मुद्दों पर ये मुकदमे जो होते हैं यहाँ पे जाते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। मान लो अगर लगता है कि सरकार ने कोई कानून बनाया है और सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि भाई इस कानून में कोई कमी है, तो वो उसकी जांच कर सकता है, ठीक है। और अगर उसको लगता है कि ये जो प्रावधान बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इसमें अगर कोई भी चीज संविधान के खिलाफ जा रही है तो उसको गैर संवैधानिक भी घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, और ये बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है। केंद्र और राज्य के जो संबंध है इसके मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कई बार विवाद हो जाता है केंद्र और राज्य में, तो ऐसे विवादों को सुलझाने का काम भी कर सकता है, ठीक है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित, जो न्यायपालिका है विधायिका जो कानून बनाती है और संविधान की जो, तो ठीक है, कानून बनाती है और संविधान की व्याख्या करती है तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है न्यायपालिका, ये याद रखिए। तो ये हो जाएगा हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। ये नीचे के 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं, इतना ही याद कर लो। ये 2 लाइन जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता से क्या अभिप्राय है, या फिर जनहित याचिका जो होती है इससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, थोड़ा मोटा मोटा आप समझ लो। देखिए होता क्या है, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हर पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग आप देखते हो कोर्ट में नहीं जाते, लेकिन ऐसे में मान लो कोई समझदार व्यक्ति है, या मान लो कोई समझदार संस्था है, या मान लो कोई एनजीओ है, ठीक है, या कोई समाज सेवी व्यक्ति है, उसको ऐसा लगता है कि समाज में किसी वर्ग के खिलाफ, मतलब उनके किसी वर्ग, जैसे मान लो मजदूर वर्ग हो गया, किसान वर्ग हो गया, XYZ कोई भी वर्ग हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, उनके साथ मान लो गलत हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या कर सकता है,
कोर्ट में जनहित याचिका डाल सकता है, यानी वो जनता के हित के लिए याचिका डाल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, अच्छे से समझिए इस पॉइंट को। मान लो आपके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, आपका कोई विवाद हो जाता है, तो आपके साथ जब गलत होगा तभी तो आप कोर्ट में जाओगे ना उस मुद्दे को लेके। कोई भी व्यक्ति कब जाता है, जब उसके साथ गलत होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वो व्यक्ति जिनके साथ गलत नहीं हो रहा है, ये थर्ड पर्सन समझ लो आप, कि यहाँ पे एक एक्स नाम का व्यक्ति है, इसके साथ गलत हो रहा है, या एक्स नाम का समुदाय है, इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई वाई नाम का व्यक्ति जो है, अदर कोई दूसरा व्यक्ति इनकी समस्या को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका डाल रहा है। समझो, पीड़ित कोई और है लेकिन याचिका कोई और डाल रहा है, तो ये होता है जनहित याचिका, यानी जनता के हित के लिए। चाहे वो मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी के साथ गलत हो रहा, पोल्यूशन को लेकर, या अन्य कोई भी मुद्दा हो सकता है, तो ये जनहित याचिका है। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो पॉइंट एकदम से समझते हुए चलना, क्योंकि पेपर में बहुत पूछा जाता है। देखिए, न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका ने न्यायपालिका के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए है। भारत में क्या है कि न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जो है वो जनहित याचिका है, यानी कि अपील कर दी जाती है जनता के मुद्दों को लेकर। सामान्यतः कोई व्यक्ति अदालत में तब जाता है, नॉर्मली कब कोई व्यक्ति तभी जाता है जब उस व्यक्ति को कोई नुकसान हुआ हो, या कोई उसके साथ प्रॉब्लम हो गई हो, किसी ने कुछ उसके साथ गलत किया हो, तो ऐसे में वो अदालत के पास जाता है इंसाफ मांगने के लिए। ठीक है, नॉर्मली यही होता है। लेकिन 1979 के बाद कुछ ऐसे मामले भी दिखे जहां पे पीड़ित व्यक्ति के अलावा, यानी पीड़ित व्यक्ति जो है, परेशान व्यक्ति, वो नहीं गया, उसके अलावा दूसरे व्यक्तियों ने उनके अधिकारों को लेकर न्यायपालिका के सामने जनहित याचिका रख दी। ठीक है, कि फलाने फलाने व्यक्ति के साथ ये विवाद हो रहा है, इसके साथ ये गलत हो रहा है, इसके साथ ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वो याचिका डाल रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे, और न्यायपालिका ने क्या करा, इन मुद्दों पे विचार भी किया। तो इसी को जो हम जनहित याचिका पे सुनवाई या न्यायिक सक्रियता के रूप में देखते हैं। इसके बाद जब कोर्ट ने हम इसकी सुनवाई की, तो उसके बाद जनहित याचिका की बाढ़ आ गई, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे समाजसेवी लोग, उन्होंने जन सेवा की भावनाओं से लोगों की रक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखो जनहित याचिका दायर हो गई किसी दूसरे मुद्दे पे, लेकिन इससे ना कोर्ट का एक नुकसान भी है। ठीक है, जनहित याचिका का एक नकारात्मक पहलू भी है, या फिर हम इसको कह सकते हैं, अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है कि न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, इस कथन को स्पष्ट करो। ठीक है, ये है, तो यस बिल्कुल। अब क्या है कि देखो, आपको पता है हमारी जो कोर्ट होती है, हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, कोर्ट में पहले ही मामले बहुत सारे होते हैं। 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल में जाके लोग तो मर भी जाते हैं, लेकिन उनके फैसले नहीं आते। इतना ज्यादा लंबा समय लगता है कोर्ट में। कोर्ट के पास पहले ही इतने सारे क्या होते हैं, मुकदमे होते हैं। अब ऐसे में मान लो जनहित याचिका वाले मुकदमे खूब सारे आने लगे, या याचिकाएं आने लगी, तो कोर्ट पे बोझ पड़ेगा कि वो अपने पुराने मुकदमों को सुलझाए या फिर इस नए मुद्दे पे ध्यान दे। जबकि ये नए मुद्दे कोर्ट के थोड़ी हैं, ये तो हमारी कार्यपालिका और विधायिका को इसको ठीक से समझना चाहिए, इसको सही से लागू करना चाहिए। उनकी समस्याओं को, जो काम हमारी विधायिका को या कार्यपालिका को करना है, वो काम मजबूरन न्यायपालिका को करना पड़ता है, यानी न्यायपालिका को एक तरह से बोझ पड़ता है उस पर। ठीक है, नकारात्मक भी है। तो अब बताओ कैसे, देखते हैं। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार एक नकारात्मक पहलू भी है। वो क्या है कि इससे जो कोर्ट होती है उसके काम का जो बोझ है वो बढ़ता है। दूसरा फिर क्या है कि न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के काम के बीच में भी अंतर धुंधला हो रहा है, कि जो काम विधायिका का और कार्यपालिका का है वही काम न्यायपालिका को भी करना पड़ रहा है। तो इनके बीच में इनके अलग अलग कार्य हैं, तो कहीं ना कहीं इनके काम के बीच में धुंधलापन भी आ रहा है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिन्हें कार्यपालिका को हल करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कार्यपालिका को करना चाहिए वो न्यायपालिका को करना पड़ रहा है, ये गलत है। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे, मान लो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है, इसको दूर करना, भ्रष्टाचार के मामले की जांच करना, चुनाव में सुधार करना, ये न्यायपालिका के काम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये न्यायपालिका को जनहित याचिका आती है तो फिर उसको इस पे सुनवाई करनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है? देखो, न्यायाधीश जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु निश्चित है, कि भाई इतने साल के बाद वो क्या है, रिटायर हो जाएगा, यानी उसकी एक फिक्स क्या है, उसकी एक फिक्स नौकरी हो जाती है कि इतने साल तक वो नौकरी करेगा। फिर न्यायाधीशों को अच्छा वेतन दिया जाता है, उनको जो उनके निर्णय होते हैं उसको चुनौती ना दी जाए, इसका भी प्रबंध है। ठीक है, निचली अदालत में कोई केस होता है तो उसमें ऊपर की अदालत में जाके अपील कर सकते हैं,
लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आए, तो फिर उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता, ये भी याद रखिए। और अगर मान लो कोई न्यायाधीश ने कोई निर्णय दिया है तो उसको जीवन की सुरक्षा भी दी जाती है। मान लो कि उसने किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई निर्णय दे दिया, उसको फांसी की सजा सुना दी, तो हो सकता है उस पर अटैक कर दे दूसरे व्यक्ति जो दूसरे आतंकवादी हैं, तो ऐसे में क्या होता है, इनको सुरक्षा दी जाती है। सत्ता में बैठे लोग न्यायाधीशों के काम में बाधा ना पहुंचा सकें, इसका भी प्रबंध होता है, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति होती है उसमें विधान पालिका का जो हस्तक्षेप है वो भी नहीं होता। तो ये कुछ पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय संविधान है उसने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है। अगला है कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, यानी संविधान का की रक्षा करती है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? तो यस, बिल्कुल। देखिए, न्यायपालिका जो है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी कि संविधान की रक्षा हो गई एक तरह से। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। मान लो अगर सरकार ने कोई गलत कानून बना दिया तो ये इस पे विचार कर सकती है, उसको निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के तहत जनहित याचिका पे सुनवाई कर सकती है अगर चाहे तो। न्यायपालिका सामाजिक और आर्थिक न्याय का महत्वपूर्ण निर्णायक होता है। तो ये सारे के सारे अच्छे पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू और गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। समझाइए। बिल्कुल, न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का संवर्धक, ठीक है, मूल्यों को बचाए रखने में न्यायपालिका हमेशा से महत्वपूर्ण योगदान निभाती रही है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुगम बनाना भी क्या है, न्यायपालिका का काम है। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी न्यायपालिका करती आई है। न्यायिक सक्रियता के तहत जो जनहित याचिकाएं उस पर सुनवाई करती है। सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों पे नजर रखना भी न्यायपालिका का काम है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को की जो न्यायाधीश होते हैं उनको पद से हटाने की प्रक्रिया या तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे मैंने बहुत डिटेल में चैप्टर की वीडियो में एक्सप्लेन करे हुए हैं। यहाँ पे टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। चैप्टर की वीडियो देखो, वहां पे विस्तार से समझो। यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अगला है अयोग्यता। मान लो अयोग्यता का आरोप लगता है और वो साबित हो जाता है कि भाई वो न्यायाधीश अयोग्य है पद के लिए, तो उसको हटाया जा सकता है। या बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए उसके खिलाफ, तब हो सकता है। या दोनों सदनों में बहुमत के बाद। ये कुछ प्रोसेस होती है, इनके तहत क्या है, न्यायाधीश जो होते हैं उसको पद से हटाया जा सकता है। हालांकि ये मुश्किल प्रोसेस है, इतना आसान नहीं होता हटाना, लेकिन ये कुछ बनाए हुए हैं सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाते हैं। और टेलीग्राम आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। क्लास 11 ESP नाम से हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है क्लास 11 का, आप उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक जो होते हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाया करेंगे, और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो कुछ होंगे वो वहाँ पे डाल दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।